हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने सेल बायोलॉजी के अंदर जो उसका इंट्रोडक्शन था या कोशिका विज्ञान के अंदर जो उसका सामान्य परिचय था वो डिस्कस किया था। अगर मैं कोशिका विज्ञान की बात करती हूँ यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। कोशिका कैसे है, कोशिका की डिस्कवरी किसने करी, ये सारी चीजें, कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, यानी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स, ये सारी चीजें जिसमें हम जिस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं या विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, ये आपका cell biology या फिर हिंदी में कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट was कि who discovered the cell, कोशिका की खोज जो है वो किसने करी। तो मैंने कोशिका की खोज के अंदर कोशिका की खोज के लिए दो वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है, यानी बोल सकती हूँ कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल टू साइंटिस्ट वर इन्वॉल्व, जिसमें पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपको पता है रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था, यानी रॉबर्ट हुक ने वो थी प्लांट बाथ के अंदर, छाल के अंदर कोशिका। इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि अगर सिंपल आपसे खोज यानी किसने करी तो आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल या मृत कोशिका की डिस्कवरी या खोज जो है वो 1665 में करी थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आए थे उनका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रॉपरली मैं बोल सकती हूँ आपकी लिविंग सेल की क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। लिविंग सेल या सजीव कोशिका के अंतर्गत उन्होंने आरबीसी को देखा था, रेड ब्लड सेल को देखा था, डब्ल्यूबीसी को देखा था, व्हाइट ब्लड सेल को देखा था, और साथ में शुक्राणु कोशिका या स्पर्म सेल को देखा था। इतनी बातें करने के बाद में हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका प्रॉपरली सेल थ्योरी, या जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल थ्योरी इज द आई कैन से बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोशिका का सामान्य होता है। और इसमें कोशिका के सामान्य परिचय में हम ये पढ़ते हैं कि जो सेल थ्योरी थी वो हमारे साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था श्लीडन और श्वान, यानी श्लीडन एंड श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी इन 1838-1839 एंड सेड कि बेसिकली सेल जो होती है, सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो किसी भी लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, या किसी सजीव का शरीर जो है वो कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। इसके कारण या इस वजह हैं कि जो कोशिका होती है वो किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई या स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो होती है। हमने ये पढ़ा था कि ऑल द मेटाबॉलिक बॉडी, यानी सभी सजीवों के शरीर की उपापचय क्रियाएं जो होती हैं अंदर संपादित होती हैं, कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड द एनिमल बॉडी अकर इनसाइड द, मैं बोल सकती हूँ सेल, दैट्स वाई सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सभी उपापचय क्रियाएं कोशिका के अंदर संपादित हो रही हैं, इसी वजह से कोशिका को क्रियात्मक इकाई जो है वो भी कहा जाता है। और हमने पढ़ा था कि कोशिका के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल सेल हैव द डीएनए टाइप ऑफ प्रोटीन, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कोशिका में डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं एक पॉइंट और मैं मेंशन करना चाहूँ कि क्योंकि पूरा जेनेटिक मटेरियल, पूरा का पूरा आनुवांशिक पदार्थ जो है वो कोशिका के अंदर उपस्थित है, इसी वजह से कोशिका को सजीव शरीर की आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है, या फिर आई कैन से दैट सेल इज ऑल्सो नोन एज द जेनेटिक, मैं बोल सकती हूँ यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अब इतनी बातें करने के बाद में एक क्वेश्चन ये आया कि न्यूवन सेल्स अराइजेस फ्रॉम, मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है। तो जो श्लीडन और श्वान ने सिद्धांत दिया था कोशिका सिद्धांत, यानी द सेल थ्योरी विच वाज प्रपोज्ड बाय द श्लीडन एंड श्वान अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति को समझाने में कैसी रही, मैं बोल सकती हूँ असफल रही। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्चोव, और वर्चोव ने कहा दैट न्यूवन सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई
कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। और इस प्रकार एक न्यू, ये जो पहले के 3 पॉइंट थे और बाद में जो न्यू पॉइंट आया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन सेल्स। तो इस पॉइंट को मेंशन करके एक नई सेल थ्योरी या एक नया कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया गया, जिसे हम आधुनिक कोशिका सिद्धांत या मॉडर्न, मैं बोल सकती हूँ, सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने लास्ट, मैं बोल सकती हूँ, क्लासेस के अंदर कर ली थी। अब कुछ बेसिक पॉइंट और हमें पढ़ने हैं और फिर चलेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने, कंटिन्यूटी में ही लिखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी। ईयर याद रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं रखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में ईयर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती। वी आर डिस्कसिंग द बायोलॉजी, नॉट द हिस्ट्री। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इतिहास नहीं पढ़ रहे, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा साल या बहुत वर्ष जो ईयर वगैरह दे रखा होता है वो याद करने की नेसेसरी, मैं बोल सकती हूँ, नीड जो है वो नहीं होती। तो लिख लेंगे, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द nucleus inside the cell, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वैज्ञानिक का नाम है पुरकिंजे, साइंटिस्ट का नेम है पुरकिंजे। लिखेंगे, इन्होंने कोशिका झिल्ली से आवृत पदार्थ को जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य ऑब्लिक करके प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, पुरकिंजे नेम्ड द प्रोटोप्लाज्म, Purkinje named the component protoplasm. Purkinje named the component protoplasm which remain present inside the cell membrane, चलिए इतनी हमने बात करी। तो एक परिभाषा लिखेंगे, अगली स्लाइड पे चलते हैं, और एक डेफिनेशन लिखेंगे सेल की। तो लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल, हिंदी में लिखेंगे कोशिका की परिभाषा। और इसमें लिखेंगे कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, कोमा लगा के आनुवांशिक इकाई होती है। संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवांशिक इकाई होती है। आनुवांशिक इकाई
होती है जिसमें कोशिका झिल्ली से आवृत, जिसमें कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, तो जिसमें कोशिका झिल्ली से आवृत, कोशिका झिल्ली से आवृत जीव द्रव्य उपस्थित होता है, आवृत जीव द्रव्य उपस्थित होता है तथा इसमें किसी ना किसी समय एक या अधिक केंद्रक, एक या अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं, एक या अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं, एक या अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। मतलब कोई भी टाइम, कोई भी फेज हो सकती है, चाहे तो प्रिमिटिव फेज हो सकती है, चाहे मैचुरेशन फेज हो सकती है, कोशिका बन हो सकता है कोशिका के बनते ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि जब कोशिका मैच्योर हो तब तक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, फिर न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाए, यानी केंद्रक जो है वो प्रारंभिक अवस्था में पाया जाए कोशिका में, धीरे धीरे केंद्रक जो है वो हो जाए। तो कोई भी फेज जो होगी उसमें न्यूक्लियस तो पाया जाएगा। मे बी पॉसिबल द नंबर ऑफ न्यूक्लियस विल बी वन और मोर, यानी कोशिका के अंदर केंद्रक की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, पर केंद्रक जो है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। और उसके अलावा सेल के लिए हमने पढ़ लिया कि कोशिका जो है वो किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई होती है। इसमें कोशिका झिल्ली से आवृत जीव द्रव्य क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, सेल इज द, हिंदी वाले बच्चे जो है वो नोट कर लेंगे, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल, कोमा लगा के फंक्शनल, स्ट्रक्चरल कोमा लगा के फंक्शनल, स्ट्रक्चरल कोमा लगा के फंक्शनल, फंक्शनल कोमा लगा के जेनेटिक यूनिट ऑफ, जेनेटिक यूनिट ऑफ, जेनेटिक यूनिट ऑफ, जेनेटिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, जेनेटिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, genetic unit of living body which have protoplasm, which have protoplasm, which have protoplasm surrounded with the help of cell membrane, cell membrane, and it also have one or more nucleus, and it also have one or more nucleus, one or more nucleus in any phase of their life, in any phase of their life, मतलब सेल की जो लाइफ होगी उसमें किसी भी फेज में उसके पास में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस या फिर वन और मोर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हमने बात करी तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कोशिका की आकृति, आकार और संख्या। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोशिका की, कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति, आकार, आकृति, आकार व संख्या, आकृति, आकार व संख्या। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे शेप, साइज एंड, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। भाई आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल
कोशिका की संख्या के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर दे आर द यूनिसेलुलर, या तो वो एक कोशिकीय होंगे या फिर वो मल्टीसेलुलर होंगे यानी बहुकोशिकीय होंगे। तो ये बात कर ली हमने संख्या की यानी नंबर की। बाकी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ सेल, इट कैन बी वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब कोशिका के अगर मैं आकार की और साइज की बात करती हूँ, आकृति की और आकार की बात करती हूँ, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीवों में ये कोशिका की आकृति और आकार जो है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो वो पॉइंट जो है हम मेंशन कर लेंगे, लिखेंगे प्रत्येक जाति के सदस्यों में, प्रत्येक जाति के सदस्यों में, प्रत्येक जाति के सदस्यों या जीवों में कोशिका का आकार व आकृति, कोशिका का आकार व आकृति, आकार व आकृति अलग अलग हो सकते हैं या अलग अलग होते हैं। डायरेक्टली लिखेंगे, हो सकते हैं नहीं, होते ही हैं, है ना। तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, द शेप एंड साइज ऑफ सेल, the shape and size of cell, the shape and size of cell differ in, differ मतलब different होती है, differ in different organism, differ in different organism, differ in different organism। ठीक है, चलिए लिखेंगे, सामान्यतः कोशिका का आकार, सामान्यतः कोशिका का आकार गोलाकार, अंडाकार, गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, 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 बहुकोणीय, पॉलीगोनल, तो बहुकोणीय, शाखित, शाखित अथवा अशाखित, शाखित अथवा अशाखित हो सकता है, शाखित अथवा अशाखित हो सकता है, अशाखित हो सकता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, द शेप ऑफ सेल कैन बी वेरी फ्रॉम, द शेप ऑफ सेल, द शेप ऑफ सेल कैन वेरी फ्रॉम राउंड शेप, राउंड शेप, कोमा लगा के ओवल शेप, राउंड शेप, कोमा लगा के ओवल शेप, ओवल शेप, कोमा लगा के ट्राइगोनल या ट्राइएंगल, ट्राइएंगुलर ही लिख लेंगे, ट्राइएंगुलर, 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 रेक्टेंगुलर, ट्राइएंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, कोमा लगा के अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, कोमा लगा के अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, कोमा लगा के स्टार शेप्ड, कोमा लगा के स्टार शेप्ड, और इरेगुलर शेप, और इरेगुलर शेप, और इरेगुलर शेप। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे आगे एक पॉइंट और, अथवा कई जीवों में, अथवा कई जीवों में, अथवा कई जीवों में कोशिका की आकृति, अथवा कई जीवों में कोशिका की आकृति, आकार, आकृति, आकार अनियमित भी, अनियमित मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होगी,
तो अनियमित भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीवों में, जीवों में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीवों में कोशिकाएं, जीवों में कोशिकाएं, कोशिकाएं सूक्ष्म, सूक्ष्मतम से लेकर, सूक्ष्मतम मतलब स्मॉलेस्ट, सूक्ष्मतम से लेकर विशालकाय, सूक्ष्मतम से लेकर विशालकाय, विशालकाय हो सकती है, विशालकाय हो सकती है, विशालकाय हो सकती है। मतलब सेल इतनी छोटी हो सकती है कि आप उसको नेक्ड आई से देख ही नहीं पाओ। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं वो नेक्ड आई से देख नहीं पाते, हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन कुछ सेल्स के एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, यानी कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो आप नेक्ड आई से या नग्न आंखों से देख सकते हो। और उसका कि अगर आपसे पूछेगा सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल पूछेगा, तो वहां पर आ जाएगा आपका आंसर ऑस्ट्रिच का एग, या फिर जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो। तो शुतुरमुर्ग का अंडा एक ऐसी इतनी बड़ी को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। बाकी अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं तो स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल जो है वो माइकोप्लाज्मा हो जाता है, जो हमारा सूक्ष्म जीवों में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। इसी में कुछ एग्जांपल्स जो है मेंशन कर लेंगे, लिखेंगे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। इसका आंसर लिखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, साइज होता है 15 सेंटीमीटर। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल इज ऑस्ट्रिच एग, या एग ऑफ ऑस्ट्रिच भी लिख सकते हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो सबसे बड़ी हो गई, लार्जेस्ट सेल। फिर लिखेंगे सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे लॉन्गेस्ट सेल। पहली थी लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू साइज, अब लेंथ वाइज जो है वो लॉन्गेस्ट है, तो लिखेंगे मानव की, मानव की तंत्रिका कोशिका, मानव की तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे नर्व सेल ऑफ ह्यूमन। इसकी लेंथ होती है 93 सेंटीमीटर, तो नर्व सेल ऑफ ह्यूमन, नर्व सेल ऑफ ह्यूमन, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो मानव की तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, मानव की तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। आंसर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब लार्जेस्ट सेल बताई थी तभी स्मॉलेस्ट भी बताई थी। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसको सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। इसको सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और फिर ऑब्लिक करके लिखेंगे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका साइज होता है बहुत ही छोटा,
और होता है 0.1 म्यूकोमीटर। 0.1 म्यूकोमीटर। माइकोप्लाज्मा का साइज लिख लेंगे 0.1 माइक्रोमीटर। म्यूकोमीटर म्यूकोमीटर म्यूकोमीटर। कुछ साइज और लिखेंगे सेल्स के, जिसमें पहला लिखेंगे मानव का शुक्राणु। मानव का शुक्राणु इंग्लिश में लिखेंगे स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन। स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, इसका साइज होता है 60 म्यूकोमीटर। 60 म्यूकोमीटर। 60 म्यूकोमीटर साइज होता है ह्यूमन के स्पर्म सेल का। स्पर्म सेल का साइज जो है वो 60 म्यूकोमीटर होता है। स्पर्म देख लिया तो ओवम भी देख लेंगे, तो लिखेंगे मानव का अंडाणु, वो होता है 100 म्यूकोमीटर। 100 म्यूकोमीटर। मानव का जो अंडाणु होता है उसका साइज होता है 100 म्यूकोमीटर। 100 म्यूकोमीटर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ओवम सेल ऑफ ह्यूमन। ओवम सेल ऑफ ह्यूमन। ओवम सेल ऑफ ह्यूमन, और उसका साइज लिख लेंगे 100 म्यूकोमीटर। 100 म्यूकोमीटर। फिर लिख लेंगे एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। एक आरबीसी का साइज लिख लेंगे और एक लिख लेंगे डब्ल्यूबीसी का। तो आरबीसी का साइज लिखेंगे। आरबीसी को फुल फॉर्म लिखना हो तो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कार्पस या रेड ब्लड सेल्स, इनका साइज होता है 7 म्यूकोमीटर। और फिर रेड ब्लड सेल के साथ में एक होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, इसका साइज होता है 3 से 4 म्यूकोमीटर। ये तो हमने बात कर ली सेल के साइज की, यानी कोशिका के आकार की। और साइज देख लिया, शेप देख लिया, यानी आकार देख लिया, आकृति देख लिया। अब हमें बात करना है सेल के नंबर का, यानी कोशिका की संख्या का। और कोशिका के संख्या के आधार पर मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। आइदर दे आर द यूनिसेलुलर, या तो वे एक कोशिकीय होंगे या फिर बहुकोशिकीय होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका की संख्या के आधार पर जीव ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। On the basis of number of cell, on the basis of number of cell, organism is of two type. Organism is of 2 type. पहला हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है ना। तो लिख लेंगे इन जीवों का शरीर, इन जीवों का शरीर केवल, इन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित होता है। एक कोशिका से निर्मित होता है। एक कोशिका से निर्मित होता है। यूनिसेलुलर है तो केवल बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होगी, तो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे 2 टाइप में पहला टाइप लिख लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप में पहला टाइप लिख लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिखेंगे देयर बॉडी इज मेड अप बाय ओनली
their body is made up by only a single cell, only a single cell, only a single cell. अगर एग्जाम्पल पूछेगा कि इसके एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर के, तो लिखेंगे मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत के सदस्य, मोनेरा जगत के सदस्य। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम, ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। और दूसरा लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम, ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं आर.एच. व्हिटेकर का। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित की गई पंच जगत प्रणाली जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनको हम 5 जगत में बांटते हैं, यानी 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, इज प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम इज फंजाई यानी कवक जगत, चौथा हो जाता है आपका प्लांटी किंगडम या हिंदी में कहा जाता है पादप जगत, और 5वां जो किंगडम होता है वो कहलाता है एनिमेलिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है जंतु जगत। तो आपको ये याद रखना है कि क्योंकि बेसिकली द बायोलॉजी करंटली विच वी आर डिस्कसिंग, बायोलॉजी जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, यानी जो जीव विज्ञान हम अभी पढ़ रहे हैं वो आर.एच. व्हिटेकर के वर्गीकरण पर ही आधारित है। तो ये 5 किंगडम हमें याद रखने हैं। तो इनमें से जो 2 किंगडम होते हैं शुरू वाले, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनके जो मेंबर्स होते हैं दे ऑल आर यूनिसेलुलर, यानी सभी जीव जो है वो एक कोशिकीय होते हैं। हालांकि फर्क ये आ जाता है कि मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं, मोनेरा किंगडम में जो मेंबर्स आते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक, मतलब वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिसे हिंदी में आप असीम केंद्रकी बोलते हो। और जो हमारे प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके यूकैरियोटिक, जिसे आप हिंदी में ससीम केंद्रकी के नाम से जानते हो। बाकी बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या के आधार पर दोनों जो हैं इनके सदस्य, प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों के सदस्य जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। तो एग्जांपल लिख लेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम, ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम, ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम। चलिए, ये तो हो गया यूनिसेलुलर। सेकंड लिखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इंग्लिश में कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई थिंक डेफिनेशन तो पता ही है हमें, वहां पर एक कोशिका था, वहां इसमें हो जाएगा एक से अधिक कोशिका। तो लिखेंगे इन जीवों का शरीर, इन जीवों का शरीर, इन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा, एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। बॉडी के अंदर मोर देन 1 सेल जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मोर देन 1 सेल जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो लिख लेंगे बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म is made up by, body of these organism is made up by, body of organism, body of these organism is made up by, is made up by more than one cell, more than one cell, more than one cell। ठीक है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बॉडी जो है वो बनता है। हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया होगा इन जीवों का शरीर, इन जीवों का शरीर, इन जीवों का शरीर
एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, लिख लेंगे एक बार। चलिए, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे कवक जगत के सभी सदस्य, कवक जगत के सभी सदस्य, कवक जगत के सभी सदस्य। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ फंजाई किंगडम। फफूंद जिसे सामान्य भाषा में आप कहते हो, कवक कह देते हो हिंदी में, और इंग्लिश में फंगस के नाम से जानते हो, तो लिखोगे कवक जगत के सभी सदस्य। फिर लिखेंगे पादप जगत के सभी सदस्य, पादप जगत के सभी सदस्य, पादप जगत के सभी सदस्य। और फिर आ जाएगा जंतु जगत के सभी सदस्य, जंतु जगत के सभी सदस्य, जंतु जगत के सभी सदस्य। इंग्लिश वाले स्टूडेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ फंजाई किंगडम, ऑल द मेंबर्स ऑफ फंजाई किंगडम, ऑल द मेंबर्स ऑफ फंजाई किंगडम। सेकंड लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ऑल द मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम। और नेक्स्ट लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम या एनिमेलिया भी जिसे आप कहते हैं, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम, ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। और यहीं पर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का प्रकार यानी और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इज कंप्लीटेड। दो टाइप हमने देख लिए, यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कोशिकीय संगठन के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कोशिकीय संगठन के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार, कोशिकीय संगठन के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार, कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स on the basis of type of cell on the basis of cellular organization, on the basis of cellular organization।
टाइप ऑफ सेल on the basis of सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के सेल आ जाएंगे, 2 टाइप के सेल आ जाएंगे। एक हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। एक हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो 2 में डिवाइड करके लिख देंगे। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, 2 में डिवाइड कर देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका हिंदी में असीम और ससीम केंद्रकी कहते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश के शब्द जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि एक सिंपल बात ये है कि आगे अगर आप चलकर एमएससी करते हो बॉटनी में, जूलॉजी में या किसी और सब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ जो मटेरियल मिलता है, मतलब अधिकतर जो पढ़ने वाली सामग्री हमें मिलती है वो इंग्लिश में ही मिलती है। नोट्स वगैरह भी इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, रेफरेंस बुक्स वगैरह जो हैं वो भी इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं। तो फिर अभी हमारे पास में मौका है कि बीएससी के ड्यूरेशन में ही अगर हम हमारी इंग्लिश को थोड़ा बेटर कर लें तो मुझे लगता है आगे एमएससी करेंगे तो तब दिक्कत नहीं आएगी। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है। बट हिंदी वाले बच्चे स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी को छोड़कर और इंग्लिश के शब्दों को क्या करना है, पढ़ना है। हालांकि मैं नॉर्मल जैसे बात बोलूँ कि जैसे जो साइंस के शब्द हैं, साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, अगर आप उसको इंग्लिश में याद रखोगे तो दैट इज मोर दैट सफिशिएंट। बाकी आप पूरी लाइन जो है वो हिंदी में भी लिख दोगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, एटलीस्ट साइंस के जो शब्द हैं, बायोलॉजी के जो शब्द हैं, उनको आपको इंग्लिश में क्या करना है, याद करना है। तो एक तो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब दोनों में एक शब्द आपको कॉमन दिख रहा होगा, कैरियोटिक वर्ड, है ना। सेल तो है ही, सेल तो चलो कॉमन पॉइंट है ही, लेकिन दोनों में एक शब्द कॉमन दिख रहा है। एक में प्रोकैरियोटिक है, एक में यूकैरियोटिक है। तो कैरियोटिक शब्द जो होता है उसका अर्थ तो न्यूक्लियस होता है, बट प्रो क्या है और यू क्या है उसका अर्थ हमें देखना है, जिसके बेसिस पर हम जो सेल्स हैं यानी कोशिका हैं उनको डिफरेंट टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला शब्द दिख रहा है आपको प्रो, पहला शब्द दिख रहा है प्रो, और मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। सेकंड वर्ड जो है यहाँ पर वो है आपका कैरियोटिक। सेकंड वर्ड जो है कैरियोटिक, यहाँ पर भी सेकंड वर्ड जो है वो है कैरियोटिक, और फर्स्ट वर्ड जो दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है यू। अब इनका मतलब समझ लेंगे कि भाई इनका अर्थ क्या है, तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, चलो अगर मैं सबसे पहले प्रो शब्द की बात करती हूँ तो प्रो का मतलब होता है, प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब क्या है, लेस डेवलप्ड, कम विकसित। प्रिमिटिव का अर्थ है लेस डेवलप्ड। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रो का कम विकसित, कम विकसित, कम विकसित, ऑब्लिक करके लिख देंगे आद्य, कम विकसित ऑब्लिक करके आद्य। ठीक है, तो प्रो का अर्थ जो है वो हो जाएगा कम विकसित और आद्य हो जाएगा। कैरियोटिक वर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया, कैरियोटिक वर्ड जो है वो केंद्रक के लिए काम में लिया जाता है। कैरियोटिक वर्ड यूज्ड फॉर द
न्यूक्लियस। एज इट इज लिख लेंगे। प्रोकैरियोटिक का अर्थ या प्रोकैरियोटिक का मीन हमें पता चल गया। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को हिंदी में कहा जाता है आद्य, प्राचीन भी बोल सकते हो आप। और कैरियोटिक वर्ड जो है वो हो जाता है आपका न्यूक्लियस। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका केंद्रक कम विकसित होता है, प्राचीन होता है, अल्प विकसित होता है, वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, वो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का अर्थ लिखेंगे और फिर यूकैरियोटिक में चलेंगे। यूकैरियोटिक में चलेंगे, ठीक है। चलो, यू का अर्थ होता है एडवांस, एडवांस्ड, ऑब्लिक करके वेल डेवलप्ड, एडवांस ऑब्लिक करके वेल डेवलप्ड, हिंदी में विकसित। हिंदी में एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है नवीन, है ना। एडवांस मतलब वो पुराना था तो ये नया हो जाएगा। और वेल डेवलप्ड का मतलब है अधिक विकसित, अधिक या फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे सुविकसित, अधिक या फिर ब्रैकेट में सुविकसित। और कैरी ऑन या कैरियोटिक शब्द का अर्थ तो यहां पर भी सेम रहेगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। एक शब्द तो सेम ही रहेगा दोनों में, कैरियोटिक वर्ड का अर्थ जो है वो दोनों में सेम रहेगा। कैरियोटिक वर्ड जो है दैट इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियस, केंद्रक के लिए काम में लिया जाता है। बाकी प्रो का मतलब होता है लेस डेवलप्ड, प्रिमिटिव, आद्य, प्राचीन, कम विकसित। और यू जो होता है उसका अर्थ होता है नवीन, यानी न्यू हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, वेल डेवलप्ड हो जाएगा। तो एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर इसका अपन आगे थ्योरेटिकल पॉइंट लिखेंगे। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमें पढ़ना है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हमें डिस्कस करना है। तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी जितने भी इसके मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर आप प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो सारे पॉइंट जो है हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, है ना। तो एक बार एज इट इज लिखेंगे, फिर चलेंगे आगे। एज इट इज लिख लेंगे, फिर चलते हैं आगे। चल लिखेंगे, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में अल्प विकसित केंद्रक, अल्प विकसित केंद्रक, इन कोशिकाओं में अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। अल्प विकसित केंद्रक यानी लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें लिख लेंगे, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में सुविकसित, इन कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक, सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। एक में लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, दूसरे में वेल डेवलप्ड होगा। हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगी व्हाट यू मीन बाय द लेस डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, पर एक बार डेफिनेशन लिखेंगे। तो इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, इन दिस टाइप ऑफ सेल, इन दिस टाइप ऑफ सेल, in this type of cell less developed nucleus is present, less developed nucleus is present, in this type of cell less developed nucleus is present, less developed nucleus is present। और इस वाले में लिख लेंगे, in this type of cell, in this type of cell, in this type of cell well developed nucleus is present, well developed nucleus is present, well developed nucleus is present। अब लेस डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है वो देख लेते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। हम प्रॉपरली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को फ्लो चार्ट में डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं, ठीक है। एक तरफ आपको पता है हमारा प्रोकैरियोटिक है, एक तरफ हमारा प्रोकैरियोटिक है,
प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी तरफ है हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल। अब हम देख लेते हैं कि भाई लेस डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड जो बोल रहे हैं हम कि एक अल्प विकसित है, दूसरा सुविकसित है, इसका अर्थ क्या है ना कि वेल डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड यानी सुविकसित और अल्प विकसित का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉपर मैं एक बना देती हूँ, मान लेते हैं दिस इज द सेल, ये हमारी कोई कोशिका है, राउंड शेप में मैंने सेल को बना दिया, कोशिका बना दी। अब इसमें कुछ पॉइंट सुनेंगे। आपको पता है सेल के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, ये मैंने बना दिया, मान के चलते हैं न्यूक्लियस, ये बना दिया हमने न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बना दिया। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बना दिया हमने, ये है ना। उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, मतलब जो द्रव भरा रहता है, ये मैंने लिक्विड भर दिया, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, मतलब केंद्रक द्रव्य कहते हैं। फिर आपको पता है इसी न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से धागे नुमा संरचना उपस्थित होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और एक रीजन ऐसा होता है जहां पर इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में आरएनए उपस्थित होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, दिस इज द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सुविकसित केंद्रक है। मतलब क्या है वो समझेंगे, अगर मैं इस न्यूक्लियस की लेबलिंग करना चाहूं, है ना, तो दिस वन आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो लिक्विड भरा रहता है इसके अंदर वो कहलाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। जो धागेनुमा संरचना है वो कहलाती है आपकी क्रोमेटिन। जो ग्रीन पार्ट मैंने बनाया है दैट इज द आरएनए, और ये जो बीच में पोर्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर, या हिंदी में कहा जाता है केंद्रक छिद्र। मैं लेबल करती हूँ जिससे बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे केंद्रक के आवरण को केंद्रक आवरण कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद मैंने बोला जो लिक्विड भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, जो लिक्विड भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, केंद्रक में जो धागेनुमा संरचना है, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन। बेसिकली क्रोमेटिन इज मेड अप बाय द डीएनए। जिस जगह पर आरएनए बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है दैट रीजन इज नोन एज द न्यूक्लियोलस, हिंदी में कहा जाता है केंद्रिका। और जहां पर केंद्रक आवरण में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, इन छिद्रों को हिंदी में कहते हैं केंद्रक छिद्र, और इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। अब ये वाली सारी स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही है, तो इसको हम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे, यानी सुविकसित केंद्रक कहेंगे। और लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी, उससे पहले आप यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर ये डायग्राम जो है वो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का डायग्राम है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसका पॉइंट देख लेंगे। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
केंद्रक के आवरण को केंद्रक आवरण कहते हैं। जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ करा है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज द क्रोमेटिन। केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा संरचना होती है उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। बेसिकली क्रोमेटिन इज द पार्ट ऑफ डीएनए ना, क्रोमेटिन जो है वो डीएनए से बना हुआ होता है, तो ये डीएनए हो जाएगा। द रीजन वेयर विच इज रिच इन आरएनए, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। तो डीएनए अगर क्रोमेटिन के रूप में उपस्थित है, यानी डीएनए प्रेजेंट एज द क्रोमेटिन, तो आरएनए के फॉर्म में बेटा आरएनए जिस जगह पर होता है दैट साइट इज नोन एज द न्यूक्लियोलस, या आरएनए जिस स्थान पर उपस्थित होता है उसे केंद्रिका कहा जाता है। बाकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, जगह जगह पर उस पर पोर्स प्रेजेंट है, छिद्र उपस्थित है, और इन छिद्रों को केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। तो अब एक बात ये याद रखनी है कि अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो इस कंडीशन में आपको प्रॉपर्ली न्यूक्लियस जो है वो एक वेल प्लेस पर, एक विशिष्ट स्थान पर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला न्यूक्लियस जो है वो सुविकसित कहलाता है। दूसरे में आपको ये याद रखना है, अगर प्रोकैरियोटिक की मैं बात करूंगी तो इसमें लिख लेंगे, इनमें केंद्रक आवरण से ढका नहीं होता। इनमें केंद्रक आवरण से ढका नहीं होता, केंद्रक आवरण से ढका नहीं होता। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे प्रोकैरियोटिक में लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे their nucleus is not surrounded with the help of their nucleus is not surrounded with the help of their nucleus is not surrounded with the help of nuclear membrane their nucleus is not surrounded with the help of nuclear membrane में हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका से आप कैसे अलग करोगे, कैसे पहचानोगे, ये पार्ट जो है वो पूरा होता है। और भी बेसिस है, आधार जिनके मैं बोल सकती हूँ जिनके बेसिस पर यू कैन डिफरेंशिएट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। काफी और भी कैरेक्टरिस्टिक है और भी लक्षण हैं जिनके आधार पर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका से अलग बता सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।